Hello students, today we are going to discuss limitations of equivalent concept and concept of titrations in our mole concept chapter. So before going to discuss the equivalent concept, we are going to focus for balancing some of the reactions using oxidation number method and ion electron methods. So limitations of it is better to use mole concept. It is better to use mole concept as compared to equivalent concept. देखो why? Because equivalent weight of a substance may be variable of a same substance. Equivalent weight of a same substance may be variable in different reactions. जैसे KMnO4 we used as a oxidizing agent. So KMnO4 का जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो ये चेंज होता है इनटू MnSO4. अभी इन रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस जस्ट अपने को इक्विवेलेंट वेट डिस्कस करना है. तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? K का पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप का हमेशा +1 प्लस Mn का X अज्यूम करेंगे, तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड में -2, तो 4 2 जा 8 -8 बराबर 0, तो X कम्स टू बी +7. MnSO4 कैसे डिसोसिएट होगा? Mn2 प्लस SO4 2 माइनस, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये +7 से जब +2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए इसने? 5. तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5. अब देखो सेकंड KMnO4 है सेम, इसको या तो न्यूट्रल मीडियम में करें या अपन बेसिक मीडियम में, तो ये बदल जाता है MnO2 प्लस KOH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में डिसोसिएट होता है. तो MnO2 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 4. KMnO4 में कितना था? 7. तो 4 से जब 7 से 4 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज? 3 इलेक्ट्रॉन लिए इसने, तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसमें इक्विवेलेंट वेट क्या आया? बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3. अब देखो सब्सटेंस एक ही था, पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन उसका जो इक्विवेलेंट वेट आया दोनों केस में डिफरेंट आया. सो इट इज बेटर टू यूज मोल कंसेप्ट एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट. सेकंड, नॉर्मैलिटी is different for different reaction, but molarity is same. देखो यही रिएक्शन ले लें अगर हम, तो नॉर्मैलिटी नानी बराबर n इंटू मम्मी, ये वैलेंसी फैक्टर है. तो मान लो कि m मोलैरिटी का सॉल्यूशन अपन ने प्रिपेयर किया है, तो एक में तो ये केस है अपना 1 और ये है सेकंड केस. तो केस नंबर 1 में नॉर्मैलिटी बराबर हो गया, वैलेंसी फैक्टर हो गया कितना? 5. तो 5 इंटू मोलैरिटी, और सेकंड केस में नॉर्मैलिटी कितनी होगी? 3 इंटू मोलैरिटी. तो देखो मोलैरिटी तो दोनों में m है, लेकिन नॉर्मैलिटी की वैल्यू क्या होगी? n. हेंस क्या कह सकते हैं हम कि इक्विवेलेंट वेट कंसेप्ट equivalent weight concept should be used carefully. क्योंकि अपने को अब सबसे पहले क्या करना है? रिएक्शन बैलेंस करनी है, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे टाइट्रेशंस के लिए. सो देखो एक बार बैलेंसिंग के रूल्स रिकॉल करते हैं हम. सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लिखते हैं KMnO4 प्लस FeSO4
In the presence of dilute H2SO4, it changes into K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 whole thrice plus H2O. So देखो सबसे पहले फर्स्ट रूल था अपना राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन. स्केलेटन इक्वेशन के बाद राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है. फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम केवल उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रहे थे. तो अभी देखो यहाँ पे Mn का +7 है और FeSO4 में आयरन का +2 है. तो Mn +7 से यहाँ पे MnSO4 में Mn किस में आ गया +2 में, और Fe2SO4 में फेरिक आयरन किस में चला गया +3 में. तो अपने को क्या करना है, जो चेंज हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है. उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज पर एटम. एक एटम के अंदर वो चेंज कितने की होगी. वो पर एटम चेंज को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द चेंज. उस चेंज को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बैलेंस कर देंगे ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करके फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. जैसे रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द डेफिशिएंट साइड एंड H+ आयंस ऑन द डेफिशिएंट साइड. और अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो पहले नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग OH- आयंस ऑन द डेफिशिएंट साइड एंड ऑक्सीजन टू बैलेंस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द अपोजिट साइड. हाइड्रोजन विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड. सो और इसको दूसरा मेथड था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए क्या है कि सबसे पहले अपन एक बार ये ऑक्सीडेशन के तो रूल्स पढ़े थे, अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के रूल्स देखते हैं. फिर इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम. सेकंड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. इसमें फर्स्ट रूल वही, राइट डाउन द skeleton equation and identify elements undergoing change in oxidation state. सबसे पहले skeleton equation लिखेंगे और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे हम एलिमेंट्स को जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज आ रही है. उसके बाद स्प्लिट द रिएक्शन into two half reactions, that is oxidation half and reduction half. रिएक्शंस को दो हाफ में स्प्लिट करेंगे, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन. उसके बाद नेक्स्ट, write the number of electrons loosed or gained on their respective sides. उनके रेस्पेक्टिव साइड्स में जिसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या एक ने गेन किए, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेंशन कर देंगे वहां पे. उसके बाद बैलेंस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सेम एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मतलब कि एसिडिक मीडियम में हो रही है तो बैलेंस करेंगे हम कैसे, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द डेफिशिएंट साइड, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड एंड H+ ऑन द हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड. और बेसिक मीडियम में हो रही है तो नेगेटिव चार्जेस बैलेंस करेंगे बाय एडिंग OH- आयंस ऑन द डेफिशिएंट साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द अपोजिट साइड. नाउ लास्ट स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल. क्रॉस मल्टीप्लाई टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल. उन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद क्या करना है अपने को कि दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे एंड देन
add the oxidation half reaction and reduction half reaction. अब देखो इसी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, अपने को उन एलिमेंट्स को छोड़ देना है जिनके अंदर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा. देखो यहाँ पे एल्किली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका हमेशा +1 रहेगा. यहाँ पे भी इसका क्या रहेगा, +1. Mn का +7 है, ऑक्सीजन का -2, आयरन का +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2. यहाँ पे सल्फर का +2, ऑक्सीजन -2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, आयरन +3, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2. अब देखो जो एलिमेंट्स अपने पास चेंज नहीं हो रहा, देखो K का चेंज नहीं हो रहा, तो हम उसको हटा सकते हैं. हम इसको KMnO4 को कैसे राइट कर सकते हैं, आयन की फॉर्म में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लिख रहे हैं, MnO4-. अब FeSO4 में आयरन केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, Fe2+. अब ये किस में चेंज हो रहा है, MnSO4 में, तो MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Mn+2 यहाँ पे. तो सल्फेट का सब में सेम है, तो सल्फेट को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया. उसके बाद Fe2SO4 में आयरन का क्या हो गया, +3, तो Fe+3. अब वाटर को तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि वाटर हम ऐड कर देंगे बाद में, रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग. ये याद रखना कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है. अब देखो मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है, तो आयरन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज में क्या हो रहा है, रिडक्शन. तो अपने पास दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर लेंगे रिएक्शन को. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आयरन +2 से किस में जा रहा है, +3 में. तो देखो क्या था, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन एंड ऐड द इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड और गेन. जब +2 से +3 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में MnO4- किस में जा रहा है, ये Mn2+. तो +7 से जब +2 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, उसके बाद बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आयरन 1 है, मैग्नीज 1 है, बैलेंस है. अब उसके बाद रिएक्शन देखो कौन से मीडियम में हो रही थी, एसिडिक मीडियम में. तो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर ऑन द डेफिशिएंट साइड. ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 4, तो यहाँ पे कितने वाटर लगा दो, एक वाटर में एक ऑक्सीजन है, तो 4H2 एंड H+ ऑन द अपोजिट साइड. तो यहाँ पे कितने H+ हो गए, 8H+. यहाँ पे ऑक्सीजन है ही ना, वाटर है, तो ये रिमेन्स एज सच. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो उसको तो पूरी वो रिएक्शन को थ्रू आउट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाई 5. तो यहाँ पे ये 5 और ये इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 5. अब इन दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. अब नेट रिएक्शन अपनी क्या बन गई इसमें, देखो 5 Fe2+ प्लस MnO4- plus 8H+, it gives 5Fe+3 plus Mn2+ plus 4H2. देखो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. अब इसमें क्या कहेंगे हम, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसके 5 मोल और इसका कितना मोल चाहिए, 1 मोल ऑक्सीडेशन के लिए. तो इसका 5 मोल और इसके 1 मोल, ये एसिडिक मीडियम में हो रही है. तो इसके बिहाफ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि टाइट्रेशन कैसे कैरी आउट की जाती है. तो टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो एक अपने पास अननोन सॉल्यूशन होगा, जिसकी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी अपने को पता नहीं होगी, और सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड अपने को डिटरमाइन करनी है. द प्रोसेस
देखो क्या है, द प्रोसेस इन which is used to determine the concentration of unknown substance by titrating it with concentration of known substance, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिसकी कंसंट्रेशन नोन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जिसकी ये जो, और उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टाइट्रेंट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टाइट्रेंट। तो एक अपने पास अननोन होगा, और ये जो टाइट्रेंट है इसकी कंसंट्रेशन अपने को नोन है, और जनरली इसको हम ब्यूरेट में फिल करते हैं। सो इट इज जनरली फिल्ड इन ब्यूरेट। अब टाइट्रेंट्स अपने पास टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी टाइट्रेंट और स्टैंडर्ड सेकेंडरी टाइट्रेंट और स्टैंडर्ड। देखो प्राइमरी टाइट्रेंट क्या होता है, प्राइमरी टाइट्रेंट वो होगा कि जो सब्सटेंस को हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, और दे शुड नॉट बी स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज। उनको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं होती, उनको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी टाइट्रेंट्स। द substances which can be एक्यूरेटली, जिनको हम एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड दे शुड नॉट बी स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज, एंड नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, इनका स्टैंडर्डाइजेशन हम नहीं करेंगे। सेकेंडरी टाइट्रेंट्स क्या होंगे, सब्सटेंसेस which cannot be substances which cannot be measured accurately, जिनको हम accurately measure नहीं कर सकते, that is they are standardized बिफोर यूज। इनको यूज करने से पहले हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। सेकेंडरी टाइट्रेंट्स को स्टैंडर्डाइज करेंगे, और प्राइमरी की स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं है, इनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। देखो प्राइमरी टाइट्रेंट्स के एग्जांपल्स हैं, सेकेंडरी प्राइमरी टाइट्रेंट्स एग्जांपल कॉपर सल्फेट, हाइपो सॉल्यूशन, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सैलिक एसिड। ये अपने पास हम इनको कैसे कंसीडर करते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी टाइट्रेंट्स, मींस दे शुड नॉट बी स्टैंडर्डाइज। अब देखो सेकेंडरी टाइट्रेंट्स, फॉर एग्जांपल NaOH, KMnO4, KOH, HCl, H2SO4, आयोडीन etc। इसके अंदर मोर्स सोल्ट भी ले सकते हैं हम। मोर्स सोल्ट आयरन का आयरन सेकेंड सोल्ट होता है, क्या बोलते हैं इसको, फेरस अमोनियम सल्फेट। This is NH4 whole twice SO4 dot FeSO4 dot 6H2. This is an example of double salt, ferrous ammonium sulfate.
सो दीज आर प्राइमरी टाइट्रेंट्स एंड दीज आर सेकेंडरी टाइट्रेंट्स। मतलब इनको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं और इनको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो उसके बाद टाइट्रेशन, टाइट्रेट, वो था अपने पास टाइट्रेंट। टाइट्रेट, टाइट्रेट क्या होता है? अ सब्सटेंस whose concentration to be determined, जिसकी कंसेंट्रेशन हमारे को क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है। वो क्या हो गया अपने पास? टाइट्रेट। एंड दिस इज यूजुअली टेकन इन बीकर। यूजुअली टेकन इन बीकर और कॉनिकल फ्लास्क। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। देखो इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के ऊपर इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट बिकम्स इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट। The point where equivalence of titrate becomes equal to equivalence of titrate। दैट इज क्या बोल सकते हैं हम? N1 इंटू M1V1 बराबर N2 इंटू M2V2। ये एक सब्सटेंस की नॉर्मेलिटी और वो दूसरे सब्सटेंस की नॉर्मेलिटी, दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। उसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस पॉइंट। अब देखो ये बराबर आएंगे तो अपने को पता कैसे चलेगा कि बराबर हो गए? तो उसको बोलते हैं हम एंड पॉइंट। An end point, it is observed by using suitable indicator। इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम? बाय एडिंग सुटेबल इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर का मतलब क्या है? It is a auxiliary substance which changes color एट द एंड पॉइंट। ये एक ऐसा ऑक्सिलरी सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज करेगा एट द एंड पॉइंट। फॉर एग्जांपल फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन जो इंडिकेटर है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हम एसिड में ऐड करेंगे। तो एसिड में ऐड करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट पॉइंट्स पे, ये इक्विवेलेंट पॉइंट क्या आएगा इसका? कलरलेस टू लाइट पिंक। ये बेसिक सॉल्यूशन में कैसा होता है? कलर पिंक कलर का। और एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है? लाइट पिंक कलर। बेसिक बेस में लाइट पिंक और एसिड में कलरलेस। अब जैसे हमने क्या किया कि मान लो कि अपने पास नीचे जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें लिया है हमने एसिड, और ब्यूरेट में क्या भर दिया है हमने? बेस। तो उस एसिड के अंदर 2-3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के डाल देंगे। अब जब जैसे ऊपर ब्यूरेट में से जब हम फ्लो कराएंगे, क्या फ्लो कराएंगे? बेस। तो बेस फ्लो कराएंगे तो एक पिंक कलर आएगा, लेकिन वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे एसिड है, एसिड के जो जितने इक्विवेलेंट्स होंगे और उस ड्रॉप में जितने बेस के इक्विवेलेंट्स आए तो वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो इस टाइम तक पिंक कलर आया और फिर क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जब परमानेंट पिंक कलर आ जाए, लाइट पिंक कलर, तो परमानेंट लाइट पिंक कलर आ गया, इसका मतलब पूरी जो रिएक्शन है वो
एंड पॉइंट आ चुका उसमें, कंप्लीट एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो चुका, तो वो एंड पॉइंट है ऐसे। फिर एसिड इंडिकेटर है जैसे मिथाइल ऑरेंज, रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। KMnO4 ये रेडॉक्स टाइट्रेशंस में होता है। KMnO4 कलरलेस टू लाइट पिंक, ये टाइट्रेंट की फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है, मींस इट एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 क्या होगा अपने पास, इट एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, मतलब रिएक्शन के अंदर हमारे को एक्सटर्नली इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो टाइट्रेशन हम कैसे करवाएंगे, कि सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल जो अभी हमने रिएक्शन डिस्कस कर रही थी उसकी लेते हैं। तो टाइट्रेशंस अपने पास डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। टाइट्रेशंस लाइक जो हम डिस्कस करेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशंस, redox titrations and iodometric titrations। iodometric titrations जिनके अंदर आयोडीन होता है, जिन टाइट्रेशंस के अंदर किसी भी कंपाउंड में आयोडीन लिबरेट हो उनको बोलेंगे हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। देखो ये अपने पास ये ब्यूरेट है। अब इस ब्यूरेट में जिसकी कंसंट्रेशन अपने पास नॉन है वो सब्सटेंस भर दिया। मान लो इसके अंदर हमने NaOH बेस भर दिया, इसमें 50 ml तक मार्क है, यहाँ पे 0 ml से 50 ml तक इसमें हमने बेस NaOH फिल कर दिया एक्वस सॉल्यूशन। तो इसकी नॉर्मेलिटी मान लो N1 है अपने पास। अब नीचे क्या लिया है हमने, कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 10 ml HCl पिपेट आउट किया है और उसकी नॉर्मेलिटी है N2, प्लस इसमें हमने क्या डाल दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन सा डालेंगे, फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन इंडिकेटर ऐड कर दिया हमने इसमें। तो जैसे ही यहां से हम नोब को ओपन किया और नोब को ओपन करने के बाद एक ड्रॉप नीचे गिरा तो वो न्यूट्रलाइजेशन हुआ उसका। तो इसमें अब तो ये कैसा है, इंडिकेटर प्लस HCl, दिस इज कलरलेस। अब हमने इसमें एसिड बेस रिएक्शन के अंदर बात की कि लाइट पिंक कलर का आ जाएगा जब बेसिक कलर आएगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर दोनों की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहां से मान लो ब्यूरेट से N1 नॉर्मेलिटी का बेस था और उसका V1 वॉल्यूम कंज्यूम हुआ। वो V1 वॉल्यूम कहां से नोट करेंगे हम, ब्यूरेट से। कब नोट करेंगे, जब लाइट पिंक कलर आ जाएगा। N1 V1 बराबर N2 V2। N2 क्या हो गया, एसिड कितने नॉर्मल का बनाया था, एसिड कितना ml पिपेट आउट किया N ने, 10 ml। तो यहां से अपने पास एसिड की नॉर्मेलिटी अननोन है, तो N2 बराबर क्या आ गया, N1 V1 अपॉन 10। दिस विल बी द N2। तो ये कब एप्लीकेबल होगी, व्हेन लाइट पिंक कलर अपीयर्स। जब लाइट पिंक कलर आ जाएगा तब ये इक्वेशन इक्विवेलेंस पॉइंट एप्लीकेबल होगा। तो उससे अपनी क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी। अब उससे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, उस एसिड सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बराबर उसकी नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, और उसको ये भी बोल सकते हैं मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर वेट। दिस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे रिपोर्ट करेंगे। सो दीज आर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज एसिड बेस टाइट्रेशन। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम, रिडॉक्स टाइट्रेशन।
रिडॉक्स, देखो रिडॉक्स मतलब जिन टाइट्रेशंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो उनको क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स टाइट्रेशंस। अब इनके अंदर जैसे हमारी रिएक्शन है अपने पास MnO4, MnO4 स्टैंडर्ड ले लिया हमने, ब्यूरेट में फिल कर दिया, दिस इज स्टैंडर्ड, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, प्लस Fe2 प्लस, तो ये किस में कन्वर्ट होगा इनटू Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखो +7 से +2 में गया तो 5 इलेक्ट्रॉन की चेंज, और ये +2 से +3 में तो 1 इलेक्ट्रॉन की चेंज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से और इसको 1 से। नाउ बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस है सारे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 H2O लगा दो, और अपोजिट साइड में 8 H प्लस, तो देखो ये अपनी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि MnO4 इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 बराबर इक्विवेलेंस ऑफ Fe3 प्लस, तो Fe यहाँ पे 5 है तो 5 हो गए, तो यहाँ पे N1V1 इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 N1V1 बराबर N2V2, तो N1V1 बराबर N2V2। MnO4 एक्ट एज अ KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर इन दिस रिएक्शन। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल KMnO4 को 1 मोल KMnO4 रिक्वायर्स 5 मोल Fe2 प्लस। MnO4 माइनस के 1 मोल को कितने मोल चाहिए, 5 मोल चाहिए। तो ये इसकी स्टैंडर्ड टाइट्रेशन होगी इसकी स्टैंडर्डाइज करने के बाद कि नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर कितने कंज्यूम होंगे इसके अंदर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, N1 इंटू V1 बराबर N2 इंटू V2। N1 और N2 इनके कोएफिशिएंट्स हो गए कि 1 मोल इसके और 5 मोल इसके, तो ये तो हो गया मोल्स की टर्म्स में। बाकी इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स की टर्म्स में क्या होगा, दिस इज इक्वल, ग्राम इक्विवेलेंट्स मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे MnO4 इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इसको किसके चाहिए, Fe2 प्लस को। देखो MnO4 +7 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2 है, तो +7 से +2 में गया तो 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको 5 लिए। आयरन +2 से जब +3 में जा रहा है तो 1 लूज कर रहा है, तो 1 लूज कर रहा है लेकिन उसको तो 5 चाहिए, तो 5 कहाँ से आएंगे, जब 5 आयरन 5 लूज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड में क्या करने, बराबर करने, वो एंड पॉइंट के ऊपर। तो उससे फिर अपने पास अननोन की नॉर्मेलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के, इसका 1 मोल और उसके कितने आ गए इसमें 5 मोल। अब जैसे अपन इस रिएक्शन को चेंज कर दें थोड़ा सा, अपन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले Cr2O7 2 माइनस, तो Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस, और ये बदल रहा है इनटू Cr+3 प्लस Fe3 प्लस। तो देखो Cr2O7 में यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +6 और यहाँ पे क्या आ रहा है +3 +2 +1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन की, और इसमें 6 से 3 में जा रहा है तो 1 में 3 की चेंज, पर एटम कैलकुलेट करेंगे हम चेंज को, तो 1 क्रोमियम के एटम में 3 की चेंज, तो 2 क्रोमियम के एटम में कितने की चेंज, 6 की। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से और इसको 1 से, क्योंकि एक आयरन में 1 की चेंज हो रही थी। अब देखो उसके बाद बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, आयरन 6 है, यहाँ पे 6 लगा दो। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 7 है, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 7 H2O और अपोजिट साइड में 14 H प्लस, तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब देखो इसमें जो इक्विवेलेंट्स, इसके तो 6 हैं और इसका 1 मोल, तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो अपने को, किसका इक्विवेलेंट वेट, Cr2O7 2 माइनस का, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर देखो, एक क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज, 3 की, तो टोटल चेंज कितनी होगी 6 की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना हो अपने को, किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस, तो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, +7 से +2 में जा रहा था तो कितना आ गया 5। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, 1 की चेंज आ रही है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, सो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया m/6, क्योंकि क्रोमियम +6 से किसके अंदर जा रहा है, क्रोमियम +3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो एक एटम में चेंज कितने की, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 पर एटम चेंज कैलकुलेट करेंगे तो 6 की चेंज होगी, तो मॉलिक्यूलर वेट को हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अब उसके अंदर जैसे ये आयरन है, आयरन के लिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 1 मोल
1 mole Cr2O7 2- requires 6 mole ऑफ Fe2 प्लस सॉल्ट उसके ऑक्सीडेशन के लिए इतनी जरूरत होगी इसके अंदर। तो उसके ब्याह पे फिर ये इक्वेशन लगा देंगे हम। अगर इक्विवेलेंट की टर्म्स में निकालना है तो N1V1 बराबर N2V2, मोल्स की टर्म्स में निकालना है तो M1V1 बराबर N2 इंटू M2V2 यूज करेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ redox टाइट्रेशन। नाउ वी विल फर्दर कैरी आउट मोर redox रिएक्शंस एंड आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस, दैट इज टाइट्रेशंस। मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ आपको नेक्स्ट टर्न के लिए, वो प्रैक्टिस करने, बाकी एग्जांपल्स इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो MnO4 माइनस वर्सेस H2O2, तो H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H प्लस प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और MnO4 माइनस, ये एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं हम, तो एसिडिक मीडियम में MnO4 किस में कन्वर्ट होगा इनटू Mn2 प्लस। एक ये भी कर सकते हैं MnO4 माइनस विद C2O4 2-, ये ऑक्सलेट आयंस है, तो ये ऑक्सलेट आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू CO2 प्लस H2O के अंदर, इसको बैलेंस करनी है एसिडिक मीडियम में। और आप ये भी ले सकते हैं उसके अंदर MnO4 माइनस विद AS2O3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ASO4 3-, AS2O3 में आर्सेनिक प्लस 3 में, और ASO4 माइनस में 4 टू जाइए -3 प्लस 5 में कन्वर्ट हो रहा है। Mn की वही सारी, Mn एसिडिक मीडियम में, फाइनली Mn किस में चेंज होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे भी Mn किस में चेंज होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो उसके लिए रिएक्शन को फॉर्मुलेट करनी है और उसके ब्याह पे पता लगाना है कि उसके अंदर उसके मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट उसका कैसे रिलेटेड होगा, कितने मोल्स का उसके अंदर कंसेप्ट आएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द redox titrations। सो थैंक यू।